अस्सलाम वालेकुम। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज़ है FM 98.6 की। सामीन अब खैर व आफियत से होंगे, हफ्ते के दिन को एंजॉय कर रहे होंगे, शाम रात बल्कि हो गई और आप जो सा वो गाड़ी में कहीं बैठे हुए हमें सुन रहे होंगे। सामीन, जैसे आप जानते हैं कि मंजिल का मुसाफिर प्रोग्राम लेकर आता है मंजिल के मुसाफिरों को, ऐसे लोगों को जिनकी ज़िंदगी में कोई टारगेट है, जिनकी ज़िंदगी में कोई हदफ है, जिनकी ज़िंदगी में कोई विजन है, वो जी रहे हैं और जीना सिखा रहे हैं। आज हमारे साथ जो मंजिल के मुसाफिर हैं वो रिजवान अनवर साहब हैं। रिजवान साहब एक कमाल इंसान है। मैं इनका तारुफ माशाल्लाह पढ़ रहा हूँ तो तारुफ एक लाइन दो लाइन में नहीं, 2-3 सफ़ों में है जी। और मैं तारुफ थोड़ा सा करवाऊँगा, इसके लिए माफ़ी इनसे मांग लेंगे। तारुफ साथ साथ चलता रहेगा। रिजवान साहब जो उनसे वो चेयरमैन है यूथ रेवोल्यूशन क्लैम के, और साथ ही साथ जो उनसे वो ग्लोबल यूथ एडवोकेट यूनाइटेड नेशंस, और साथ ही साथ मेंबर पॉलिसी स्ट्रेटजी ग्रुप UN। उसके साथ बेशुमार चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ख़ास बात यह है कि आज के दौर में जहां इतनी यूथ है हमारे पास, इतने लोग हैं यंग, और उनको डायरेक्शन गाइड करने वाला कोई नहीं है। रिजवान साहब ये चिराग जला के, आंधियों में चिराग जला के काम कर रहे हैं। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी आप? जी मैं बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, और सामीन आज आपको सुनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइए कि ये हमारा क्योंकि फर्स्ट सेगमेंट होता है स्टोरी, इसमें हम सारी डिस्कस करते हैं और सुनते हैं हमारे सामीन। आप बताइए कैसे इन चीज़ों की तरफ आए? ये माशाल्लाह यंग एज और इतना काम और सारी चीज़ें आपने डिलीवर किया सोसाइटी में, कैसे? स्कूल लाइफ से ही कुछ करने का शौक़ था। अच्छा जी। सबसे पहले स्कूल में हमने एक क्लब बनाया, अच्छा हसरा के नाम से। अच्छा जी। उसका मकसद था कि तमाम बच्चों की जो फ़ीस पे नहीं कर सकते, किताबें नहीं ले सकते, उनकी फ़ीस हम लोग पे करें। 4-5 दोस्त मिलके बनाया और हम अपनी पॉकेट मनी से हेल्प आउट करते थे दूसरे स्टूडेंट्स को। अच्छा जी। चलता रहा वो। मैट्रिक के बाद हम सब ग्रेजुएट, मतलब स्कूल से ग्रेजुएट हो गए, चले गए कॉलेज लेवल पे चले गए। तो वो 1-2 ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने वॉलंटियर किया पीस के ऊपर। तो मुझे लगा कि हमें कुछ ना कुछ सोसाइटी को देना चाहिए वापस। मेरी जो स्कूलिंग है वो एक सरकारी स्कूल से थी, जहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी कि हम लोग एक ऐसे लोगों के साथ जिनको सोसाइटी की सारी फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम लोग एंजॉय कर सकें। तो वहाँ पे ये था कि ये लगता था कि कुछ ना कुछ हमें सोसाइटी को डिलीवर करना चाहिए। अच्छा। ये एक विजन बन गया कि डिलीवर करना है सोसाइटी को। फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में गए, कॉलेज में गए। जी मेरी सुपीरियर यूनिवर्सिटी है। अच्छा जी। मैंने MPhil किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जब मैं ऑनर्स में था तो फिर दोस्त मिले। हम ख्याल दोस्त मिले, उन्होंने कहा जी कुछ करते हैं। हाँ। तो एक अंदर कुछ करने की जो सोच थी, जो लगन थी, हम सब लोग साथ मिलके बैठे और सोचा कुछ करना चाहिए। वेरी गुड। पाकिस्तान में यूथ का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ पॉलिटिकली हो रहा था। तो हमने कहा इस यूथ की जो वैल्यू है उसको बतानी चाहिए कि यूथ की वैल्यू क्या है। अबाउट 65% 63% जो है वो हमारे स्टैट्स हैं यूथ के। तो इस पॉपुलेशन के लिए हमने कहा कि हम इनको एम्पावर करते हैं, इनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो उसके लिए जो चीज़ मैंने नोट की, हम लोगों ने जो देखा वो था कि पॉजिटिव यूथ एंगेजमेंट और मीनिंगफुल यूथ एंगेजमेंट नहीं थी। सही जी। मतलब बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उसमें यूथ पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं निकलता। बिल्कुल सही। सो हमने कहा जी हमने यूथ को एंगेज करना है पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में। सो हमने काम शुरू कर दिया सब लोगों ने मिलके, फ्रेंड्स ने। 2007 में अच्छा जी। करते रहे, मतलब अनऑफिशियल तौर पे यूनिवर्सिटी लेवल पे जितना कर सकते थे सर्कल्स बनाए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई, वर्कशॉप्स करवानी शुरू कर दी। देन 2013 में कुछ बड़े अच्छे दोस्त मिले जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पे, जिनमें एक मिस महा जमील हैं, कोचर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, मिस्टर अवैस रज़ाक हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं, असफंद यार है, फातिमा इकबाल हैं, और मेरी और बहुत सारे जो दोस्त हैं जो साथ काम कर रहे हैं। तो ये वो दोस्त हैं जिनके साथ मिलकर हमने YRC को स्टैंड किया, यूथ रेवोल्यूशन क्लैन को। क्या बात है। और हम लोग सारे आज तक वॉलंटियर काम कर रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। और आज यूथ रेवोल्यूशन क्लैन के तकरीबन कोई 12 से ज़्यादा ममालिक में इसके जो हैं मेंबर्स हैं। जो हमारे मेंबर्स हैं वो बहुत सारे कंट्रीज़ में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। मुझे खुशी होती है कि हम जब सब साथ जाके किसी कंट्री में जाके जब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस वक्त जब पाकिस्तान का नाम लिया जाता है तो वो जो खुशी होती है वो बड़ी दीद नहीं होती है। स्पेशली जब हम पाकिस्तान का फ्लैग बियर करते हैं अपने कोट के ऊपर, तो उसके बाद जब रिप्रेजेंट करते हैं तो बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। बहुत आला जी, बहुत आला। आपको ये पैट्रियटिज्म का जज्बा कहाँ से मिला? कोई इंस्पायरेशन ऐसी थी आपकी लाइफ में?
मेरी लाइफ में इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों से है। सबसे ज़्यादा जो है वो इकबाल से है। अच्छा जी। मैंने इकबाल का बहुत ज़्यादा स्टडी तो नहीं किया, उसके शेर तो मुझे कोई शायद बहुत कम याद होंगे, लेकिन मैंने उनकी लाइफ को बड़ा स्टडी किया। अच्छा जी। तो एक मोटिवेशन आती है सही कि उस दौरान वो जो कुछ कर रहे थे, उनके जो एक आधे शेर हैं वो पढ़ के कि उस दौरान भी वो यूथ को मोटिवेट कर रहे थे। जो काम हम आज कर रहे हैं वो उस वक्त भी हो रहा था। तो इसके अलावा और कुछ मेरे मतलब उस्ताद हैं जिनसे मैं बड़ा इंस्पायर हूँ, जिनमें कुछ यूनाइटेड नेशंस के लोग हैं। अच्छा जिनमें एक मिस्टर रवि भी हैं और कुछ और लोग हैं जो कि यहाँ से हैं, जिनमें डॉक्टर नदीम हसन गिलानी हैं। अच्छा जी। और काफ़ी अच्छे दोस्त हैं जो मतलब गाइड कर। में से क्या सीखा आपने? सुपीरियर से बहुत कुछ सीखा। अच्छा जी। सुपीरियर ने एक प्रोफेशनलिज्म डेवलपमेंट सुपीरियर से आई। अच्छा, वेरी गुड। आप उसी दौर में थे जब ये सेशंस कंडक्ट हो रहे थे फायज सियाल की, बिलाल को? जी बिल्कुल। उस दौरान ना फायज सियाल को मेरे लिए एक मतलब रोल मॉडल थे। उनकी एक बुक थी चेंज योर लेंस चेंज योर वर्ल्ड। तो वो हमें स्पेशल पढ़ाएगी, उसका ओपन बुक पेपर हुआ। अच्छा जी। तो वो बुक पढ़ने के बाद मुझ में एक बड़ी मोटिवेशन आई। क्या बात है। मैंने कहा फायज सियाल जो एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होता था बाहर और आज वो उसका इतना नाम है और वो एक अच्छा ट्रेनर है, तो उसको सोचा कि ऐसा एक नाम होना चाहिए। फिर बिलाल कुतुब के लेक्चर्स सुनने शुरू कर दिए। उसके साथ साथ फिर वहाँ पे सुल्तान साहब होते थे, आसिफ सुल्तान, उनका हमने लेक्चर सुनने शुरू कर दिए। तो सुपीरियर ने हमें एक बड़ी ज़्यादा एक मोटिवेशन हमें दी, एक प्लेटफॉर्म दिया और एक प्रोफेशनलिज्म दी, बताया कि मार्केट में कैसे जाना है। बिल्कुल सही। हाँ, जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके पीछे सुपीरियर का हाथ है। बहुत बड़ी बात। आप क्या समझते हैं कि जो हमारी नौजवान हैं, अगर इन्हें नौजवानी में, यंग एज में इस तरह के इंस्पिरेशंस मिल जाएं तो वो कामयाब लाजमी होते हैं? कि वजह यह है कि इतने राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट, राइट नॉलेज मिल गया। हाँ, बहुत ज़रूरी है। एक सिमत का तयन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने करियर डेवलपमेंट सेंटर बनाया हुआ है। अच्छा और उसमें मेरे पास जो यूथ के बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, इंटरेक्शन होता है, तो पता चलता है कि बहुत सारी जो यूथ है ना, उनके जो मतलब मोटिव्स हैं, जो मिशन है, वो ही डिफाइन नहीं है अभी तक। हम उनसे पूछते हैं आप मैस कम्युनिकेशन क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं जी बस करना पड़ गया, कर रहे हैं, पेरेंट्स ने कहा कर लो, हम कर रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बताते हैं कि जी मैं मैस कॉम कर रहा हूँ, मैंने बड़े होके एक एंकर पर्सन बनना है। मैं अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनर्स कर रहा हूँ तो आई वांट टू बी अ बिजनेस टाइकून। तो उसका बेनिफिट ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑलरेडी तयन होता है कि हमने करना क्या है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं कि हमने क्या करना है, तो जिनका जो अपनी सिमत का तयन कर लेते हैं, मंजिल का तयन कर लेते हैं, और फिर उस मंजिल के सफ़र में वो क्या कहते हैं, चल पड़ते हैं, तो मंजिल के मुसाफिर बन जाते हैं। क्या बात है। वैसे ज़बरदस्त। आपको भी आरजे होना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त। सामीन, आप हमें सुन रहे हैं, रिजवान अनवर साहब हमारे साथ हैं और जो उनसे वो हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अजान की ब्रेक है जी। इस अजान की ब्रेक के बाद हम अपनी बातों का सिलसिला कंटिन्यू करेंगे। अजान सुनिए और साथ रहिएगा। आप समात फरमा रहे हैं। वेलकम बैक सामीन, मंजिल का मुसाफिर। अच्छा सामीन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हम डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको भी शामिल किया जाए। और रिजवान साहब, मैं डिस्कस कर रहे थे कि हम बहुत सा रोना रोते हैं कि वसाइल होने चाहिए और बहुत सी आसानी होनी चाहिए, फिर एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी एजुकेशन आ सकती है। लेकिन यहाँ देखिए स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि रिजवान साहब गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी इन्होंने यूनाइटेड नेशन में की है, जहाँ सैकड़ों ममालिक थे, वहाँ पर इन्होंने सीने पे झंडा लगा के बताया कि पाकिस्तान की यूथ भी है। रिजवान साहब, ये जो लोग हमारे स्पेशली मॉम डैड क्लास, और जो सुन रहे हैं बुरा ना मनाएं, लेकिन है हकीकत, ये जो लोग रोना रोते हैं वसाइल का, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि हम लोग शायद हर चीज़ पे ना दूसरे पे डाल रहे होते हैं कि यार हमारे पास वसाइल नहीं है। अगर हम अपनी बात करें डेवलपमेंट की, यार ये काम तो गवर्नमेंट का है, हम क्यों करें। तो सबसे बात ये है कि अगर हम कुछ करने की विल पावर अगर हमारे में हो और हम सोच लें हमने ये करना है, तो वसाइल खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल सही जी। अगर हम 10 लोगों का सर्कल है, आपका या मेरा, और अगर आप 10 लोग एक एक काम भी डिवाइड कर लें, तो मेरे ख्याल में वो 10 के 10 काम हो सकते हैं। क्या बात है। तो वसाइल की जरूरत नहीं रहती, वसाइल खुद जनरेट किए जा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल है हमारे मुल्क में किसी चीज़ की कमी है। अल्लाह का शुक्र है कि हम एक ऐसे मुल्क में है जहाँ पे हर चीज़ हमें मुयस्सर है। कुछ मसले होते हैं, मतलब मौशी तौर पे कुछ अगर हम पीछे हैं, तो हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि उसको बिल्कुल ओवरकम कर सकते हैं और GDP रेट की ग्रोथ कर सकते हैं और हम लोग अच्छे वसाइल जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो बात, जिस वसाइल की बात हो रही है कि लोग रोना शुरू कर देते हैं, जी हम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए वसाइल नहीं है। सही जी।
तो वसाइल खुद क्रिएट करें। आज अगर जॉब्स नहीं है तो ठीक है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आए। आपके पास सब एक्टिविटीज़ हैं, बहुत चीज़ें हैं। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने यूथ लोन देना शुरू कर दिए हैं, जिसके ऊपर अगर अच्छा आइडिया है तो आप उसके ऊपर लोन लें और सोशल एंटरप्रेन्योर बने। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। अच्छा रिजवान साहब, इस सारे सफ़र में बॉल्टन जो सिटी डिस्ट्रिक्ट स्कूल है वहाँ से आज तक के सफ़र में मेरा ख्याल है बहुत से चैलेंज भी आए होंगे। विदाउट पेइंग प्राइस सक्सेस नहीं मिलती, कामयाबी की कीमत है, मुफ्त नहीं मिलती, हमारा बिलीव भी है। ऐसे ही है। मज़े की बात है, जितने कामयाब लोग हैं उनका बिलीव है, और जितने नाकाम हैं वो कहते नहीं किस्मत का चक्कर है। ये भी एक सवाल। लेकिन आप क्या समझते हैं वो जो रुकावटें थी, वो एक तो क्या रुकावटें थी और फिर उनको फेस आपने कैसे किया? अच्छा, शुरू में ऐसा था, जब इस फील्ड में आए थे तो बहुत सारी जगहों पे तो जब काम के लिए जाते थे, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, गवर्नमेंट सेक्टर में हमने जब यूथ के इवेंट्स करवाना शुरू किए तो कोई हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं था। 2008, 9 और 10 की बात है। हम लोग अगर किसी हाई लेवल बंदे के पास जाते थे कि आप हमें सपोर्ट करें, तो हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। शायद हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था। अच्छा, उस वक्त हमने सोचा कि हम क्या करें, हमारी तो कोई बात सुनता ही नहीं है। हम जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे टीचर्स थे जो हमें सपोर्ट कर रहे थे। अब टीचर्स सिर्फ इतना सपोर्ट कर सकते थे, हम एक डायरेक्शन दे सकते थे कि इस डायरेक्शन में आपने ये करना है। तो रिसोर्सेज कम थे और कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। एटलीस्ट हमने बड़ी मुश्किल से करवा के 10-8 लोगों से मिल के एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, पहला यूथ कल्चरल फेस्टिवल के नाम से। अच्छा जी। उस इवेंट में हमने सेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड कल्चर को बुलाया और 2-4 लोग औरों को बुलाया, उनमें से कोई भी नहीं आया। अच्छा जी, ये सोच के कि ये एक बच्चे जो है, यंगस्टर्स जो हैं काम करवा रहे हैं, तो इनको करवाने दें, पता नहीं कैसा इवेंट होगा। उस इवेंट में यूथ तो सारी आई, तकरीबन 700 से 800 यंगस्टर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस प्रोग्राम में जो स्पीच डिलीवर कर रहे थे वो भी यंगस्टर्स थे, जो परफॉर्म कर रहे थे वो भी यंगस्टर्स थे, क्या बात है, जो सुनने वाले थे वो भी यंगस्टर्स थे, ज़बरदस्त, देखने वाले भी यंगस्टर्स थे। क्या बात है। अब फिर उस चीज़ का एक मतलब बेंचमार्क सेट हो गया, यूथ फ्रॉम टू यूथ। तो अब वहाँ पे अगले साल हमने सोचा ठीक है, कोई नहीं आता ना आए, हम लोग यूथ को लेके यूथ के साथ प्रोग्राम करेंगे यूथ के लिए। तो वो उसमें यूथ का ज़्यादा इंटरेस्ट था। यूथ अब उन लोगों को नहीं देखना चाहते, यूथ कहती है हम लोग नए आइडियाज़, नई चीज़ें और ख़ुद से करना चाहेंगे। हमने यंगस्टर्स को पकड़ के बहुत सारे मतलब उनके साथ मिल के हमने प्लान करने शुरू कर दिए और यंगस्टर्स को हमने स्टेज पे ला के परफॉर्मेंस स्टार्ट होगी। मतलब परफॉर्मेंस से मुराद है कि सिर्फ थिएटर परफॉर्मेंस ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, करना शुरू कर दिए। उसके बाद जर्मनी से एक डेलीगेशन आया, इंटरनेशनल लोग थे, इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट का डेलीगेशन था। तो हमारी एक्टिविटीज़ देखते हुए सेक्टर इन्फॉर्मेशन थे लाहौर में उस वक्त वानी साहब, जी मोहिउद्दीन वानी, यूथ अफेयर्स एंड कल्चर पे, उन्होंने मुझे बुलाया कि रिजवान ये जो डेलीगेशन आ रहा है, मैं चाहता हूँ इनको तुम एज ए यूथ रिप्रेजेंटेटिव हेड मिलो और इनको बताओ कि पाकिस्तान में यूथ कितनी एक्टिव है और क्या काम कर रही है। मतलब ये पहली सपोर्ट थी, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। मुझे बताया कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में ICS डिपार्टमेंट में उनके एक सेमिनार हो रहा है, वहाँ पहुँचना है। मैं वहाँ तक अपनी बाइक पे गया। और वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि अब आप अपनी बाइक यहाँ खड़ी कर दें तो आप मेरे साथ क्या कहते हैं मेरी गाड़ी में जाएंगे। तो उस डेलीगेशन के साथ एक पुलिस प्रोटोकॉल था आगे और पीछे, और मेरे लिए ये बड़ी हैरानकुन चीज़ थी कि फ़र्स्ट टाइम मैं पुलिस प्रोटोकॉल के साथ एक जगह पे जा रहा हूँ, तो ऑनर फील कर रहा था वैसे। जाना शुरू हो गया तो उनको हमने दिखाया कि पाकिस्तान की यूथ क्या करती है क्या नहीं करती। वो जर्नलिस्ट बड़े इंप्रेस हुए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो है जर्नलिज्म के ऊपर बहुत सारा काम होने वाला है, उनके साथ कांटेक्ट में रहे। उसके बाद मैंने ये फील किया कि यहाँ पे इंटरनेशनल जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जर्नलिस्ट के राइट्स के लिए। 2012 में हमने अप्रोच किया चीफ मिनिस्टर पंजाब को। अच्छा जी। बड़ी मुश्किल के साथ हमें अपॉइंटमेंट मिली, जो कि नहीं देना चाह रहे थे कोई भी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये इतने ज़्यादा मतलब परसिस्ट कर रहे हैं और इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं कि मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट दे दें, मतलब फॉलोअप इतना स्ट्रॉन्ग था कि एटलीस्ट उन्होंने कहा अच्छा ठीक है इनको अपॉइंटमेंट दे के जान छुड़ाओ। हम चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें बुलाया तो हम अपॉइंटमेंट के लिए गए। वहाँ पे CM साहब ने अच्छा वेलकम किया। तो उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं। हमने कहा सर हम चाह रहे इंटरनेशनल जर्नलिस्ट कॉन्फ्रेंस हो। उन्होंने कहा क्यों हो। देन हमने उनको कन्विंस किया। चीफ मिनिस्टर पंजाब को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम है, और अगर उनको आइडिया कुछ अच्छा लग जाए तो वो सपोर्ट भी करते हैं। तो उनको बताया कि सर आप हमें ज़रूर इस कॉन्फ्रेंस के लिए सपोर्ट करें और ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी जिसमें मुझे DCO लाहौर को, DIG को और सेक्टर इन्फॉर्मेशन को, राना मशहूद साहब को उस कमेटी में रख दिया। वो कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करने के लिए हमने कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की। चीफ मिनिस्टर साहब की सपोर्ट थी, मतलब मॉरल सपोर्ट थी। CM साहब खुद भी उस कॉन्फ्रेंस में आए
वहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास की गई जर्नलिस्ट के लिए। अच्छा जी। उस रेजोल्यूशन में मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें एक था कि जर्नलिस्ट के कुछ कानूनी के मसाइल थे, हाँ। उनको डिस्कस किया गया। वो रेजोल्यूशन चीफ मिनिस्टर पंजाब को पेश की गई। उसका बेनिफिट ये हुआ कि एक कुछ मीडिया ला स्ट्रॉन्ग हुआ। अच्छा। सीएम ने उनके जो मसाइल थे उनको दूर किया। तो वो मेरे लिए खुशी की बात थी कि ये हमने एक काम किया है। और उस दिन के बाद फिर एक बेंचमार्क सेट हो गया था कि हम एक काम कर सकते हैं। तो उस दिन फिर वो जो लोग जो कहते थे कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, वो उस दिन सारे हमारी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे। जवाब मिल गया ना जी। वो हमारी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे कि पाकिस्तान की फर्स्ट एवर इंटरनेशनल जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई, जो कि अभी हम अगले दिनों में फिर करने जा रहे हैं। उसका सेकंड एडिशन जो है अप्रैल के एंड में। बहुत आला। सामीन, आप हमारे साथ हैं और आज हमारे से जो मंजिल के मुसाफिर हैं, वेलकम बैक सामीन। मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ और ये आवाज़ FM 98.6 की। सामीन, आज हमारे साथ मंजिल के मुसाफिर रिजवान अनवर साहब है। रिजवान साहब एक ज़बरदस्त इंसान है। आपको एक सच्ची बात बताऊं सामीन के, ये जो अच्छे इंसान का अंदाज़ा ना ब्रेक में होता है। आप भी बहुत कुछ सुन रहे हैं, यकीनन आपका गुमान और ख्याल बहुत अच्छा सा बन रहा होगा, लेकिन यकीन करें जो ब्रेक में बातें अगर आप वो सुने तो आप ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अच्छा रिजवान साहब, आज हमारी सोसाइटी जोन सी है वो बट गई है। कभी सोशलाइजेशन थी, लोग कनेक्ट होते थे, जुड़ते थे, मिल के बैठते थे, नशिस्तें और बैठकें होती थी। आप क्या समझते हैं कि जो जिसे हम कहते हैं लोकल विजडम या फोक विजडम, हमारा नौजवान उससे महरूम हो रहा है, ऐसा है? हमारा नौजवान पार्ट बन रहा है ग्लोबल विलेज का। लेकिन बात वहीं पे आ जाएगी कि जो सोशलाइजेशन है, हाँ। उसका जो रियल कॉन्सेप्ट है उससे हम दूर होते जा रहे हैं। सही जी। हम कहीं सेशन में जाएं या कहीं जाऊं तो लोग मुझे आए कहते हैं जी आप रिजवान साहब हैं, आप मेरे साथ फेसबुक पे ऐड हैं, मैं आपको ट्वीट करता हूं, तो मैं उनको जानता भी नहीं होता। तो ये वो लोग फॉलोअर्स हैं जो मतलब आपको फेसबुक पे सोशल मीडिया पे आ जाते हैं। तो बात वहाँ पे जिस तरह हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, तो फेसबुक सोशल मीडिया पे हर बंदा जो आपसे कनेक्टेड होता है वो आपका दोस्त नहीं होता। बिल्कुल सही जी। एक मिसाल शेयर करना चाहूँगा मैं। अभी भी गाँव के कल्चर में एक बैठक होती है। सही जी। हर घर के अंदर जिस तरह अभी ड्राइंग रूम होते हैं, पहले एक बैठक होती थी। शाम के वक्त लोग उसमें आके बैठते थे, एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते थे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम शेयरिंग से क्या होता था, प्रॉब्लम सोल्यूशन मिलता था। सही जी। आज के दौर में बहुत कम ऐसे हैं लोग हैं जो कि अपनी कोई प्रॉब्लम या जो अपनी कोई बात है अपने किसी दोस्त से शेयर करें। सही जी। पहली बात तो ये है कि शायद दोस्ती सिर्फ मतलब की हद तक रह गई है। ज़्यादातर दोस्ती सारी की सारी फेसबुक पे और दूसरी जगहों पे शुरू हो गई है। सही जी। तो जो एक अच्छा दोस्त है वो आपको एक अच्छा मशवरा ज़रूर देता है। बिल्कुल सही बात। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में शायद हमें लोग भी ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जिनको हम पैसे देकर अपनी बात सुना सकेंगे। ओह, ये बड़ा अलमिया वैसे। ये ऐसा होता जा रहा है। सही जी। तो अभी ऐसा है कि वो जो बैठक का कॉन्सेप्ट होता था ना, अगर कोई बंदा परेशान है तो अपनी बात बताता था, यार मेरी ये परेशानी है, तो दूसरा कहता था यार तुम्हारे मसले का हल मेरे पास है। सही जी। अगर आप अपना मसला 10 लोगों से डिस्कस करेंगे तो किसी एक के पास तो हल होगा। बिल्कुल सही बात है जी। तो आज के दौर में तो वो एक फेसबुक पे बड़ा मशहूर लतीफ़ा सा है, हाँ जी, कि जी टुडे माय वाईफाई वाज नॉट वर्किंग, सिट विद माय फैमिली मेंबर, दे आर गुड पीपल। तो बात ये है कि उसको पता ही नहीं होता कि मेरे फैमिली में लोगों से नहीं मिलता है, हर वक्त वो वाईफाई पे ही कनेक्ट रहते हैं लोग। सही बात तो आज का तो ऐसा दौर हो गया हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये लैपटॉप कंप्यूटर्स भी ठीक है, हिस्सा है हमारा, लेकिन पेरेंट्स और दोस्त और जो मतलब एक मोहल्ले में एक कॉन्सेप्ट होता है लोगों से मिलने का, वो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। अच्छा रिजवान साहब, साथ ही साथ आपने नुमाइंदगी की पाकिस्तान की जनरल असम्बली में भी, और साथ ही साथ जो वर्ल्ड में यूथ कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें भी आपने नुमाइंदगी की। 21 से ज़ायद ममालिक वहाँ पर थे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी, आप कैसा महसूस हुआ? जी, मैं 21 से ज़ायद ममालिक में जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुका। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा 21 ममालिक में जाके? जी 21 ममालिक। बहुत आला जी। जिनमें साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है। तो वहाँ जाके जो सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस था वो था श्रीलंका में। अच्छा जी। अमेरिका में भी ठीक है, अच्छा था कि बड़ा प्राउड था कि पाकिस्तान में मतलब मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये थी, जो मुझे खुशी होती थी जब मैं बिल्कुल तैयार होता था ना, तो लेपल पिन पाकिस्तान फ्लैग की जब मैं कोट पे लगा रहा होता था, हाँ जी, वो मेरे लिए बड़े प्राउड मोमेंट्स होते थे। वाह जी वाह। और उसका कभी कभी बेनिफिट भी होता है। मैं जब अमेरिका में लगा के न्यूयॉर्क की स्ट्रीट में फिर रहा था तो मुझे लगता था कि लोग मुझसे नफरत करेंगे कि ये पाकिस्तानी है। सही। मुझसे किसी ने नफरत नहीं की है। सही जी। मैं यूनाइटेड नेशंस में जब एंटर हो रहा था तो सेम टाइम पे नवाज शरीफ साहब का डेलीगेशन एंटर हो रहा था। सही जी। और उस वक्त मुझे फील हो रहा था कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें कौमियत अभी भी जिंदा है। सही जी। मुझे एक अच्छा प्रोटोकॉल दिया गया वहाँ पे पाकिस्तान के फ्लैग की वजह से। सही जी। और मुझे बिल्कुल एक वही इज्जत दी गई जो एक जिंदा कौमों को दी जाती है। सही जी। मुझे बड़ा फख्र हुआ। क्या बात है।
श्रीलंका में जब तमाम कंट्री रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेज पे बुलाया गया, तो मैं और मेरे साथ जो मेरे कोलीग हैं मिस माहा, अवैस, असफंद और फातिमा वगैरह, हम लोगों ने पाकिस्तान का फ्लैग पकड़ा। अच्छा जी। जो कि प्री प्लान था कि हम पाकिस्तान का फ्लैग लेके जाएंगे। किसी और मुल्क के पास उनके कंट्री का फ्लैग नहीं था, छोटे फ्लैग थे, मतलब जो कोर्ट पे लगाते हैं। हमारे पास एक बड़ा फ्लैग था। अच्छा जी। हम स्टेज पे गए, श्रीलंका के प्रेसिडेंट और बहुत सारे कंट्रीज के मिनिस्टर्स वहाँ बैठे थे। हम चारों खड़े हुए हैं, हमने पाकिस्तान के फ्लैग को वहाँ पे वेव किया और लोगों ने हमें बहुत ज्यादा इज्जत दी। क्या बात है। और जब वहाँ पे लोगों ने हमारे लिए क्लैप किया और लोगों ने मतलब हमें इज्जत दी, तो हमें हमारा सर जो है फखर से बुलंद हो गया। सही जी। हमें लगा कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सही जी, बहुत पाकिस्तान का नाम। क्या बात है जी, क्या बात है, ज़बरदस्त। सामिन, आप देखिए ना, पाकिस्तान का ये भी चेहरा है ना जी, कि आज हमारे जो नौजवान हैं वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो फ़ख्र के साथ इस झंडे को उठाते हैं, अपने सर को जो उनसा झुकने नहीं देते, अपने झंडे को झुकने नहीं देते और बताते हैं कि पाकिस्तानी कौम एक ज़िंदा कौम है। अच्छा रिजवान साहब, ये बताइए कि आपकी इंट्रैक्शन यूथ के साथ होती है, आप क्या समझते हैं कि यूथ को कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका हल नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, यूथ के लिए सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है ना वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ग्रेजुएट्स डिग्रीज लेके, सीवीज लेके रोज़ाना कंपनीज में जा रहे हैं, जी, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है। अच्छा जी। अच्छा, उसकी एक मतलब रूट कॉज ये है कि सबसे पहले हमें करियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। सही जी। हमारे यहाँ पे ट्रेंड सिस्टम एजुकेशन चलता है। अच्छा जी। अगर एक मोहल्ले में एक बंदा टाई लगा के बैंक में जॉब कर रहा होता है ना, हाँ जी, तो उसके मोहल्ले वाले ये समझते हैं शायद यार ये पता नहीं कितनी सैलरी अर्न कर रहा है। तो एक बैंक में वो जब स्टार्ट करता है MBA करके तो उसकी 15 से 20 हज़ार सैलरी होती है। तो इसी तरह जब हम बात करते हैं दूसरे लोगों की, तो वो कहते हैं यार तुमने भी बैंक में जॉब करनी है, उसके लिए तुम्हें MBA करना है। तो अब सब लोग MBA करना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर बनने पे आते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर बनने पे आ जाना शुरू हो जाते हैं। इस तरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब उसमें यह है कि हमें ज़रूरत है इसको मतलब इस गैप को फुलफिल करने के लिए कि हम जो ग्रेजुएट्स हैं वो डिमांड के मुताबिक प्रोड्यूस करें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। अब देखिए, हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। अगर हम लोग उस चीज़ों को मतलब ग्रेजुएट्स करवाना शुरू कर दें, हम लोग म्यूजिक में अब देखें हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मतलब डेवलप हो चुकी है कि इंडिया की बॉलीवुड में जितने बड़े सिंगर हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं। ऐसे हैं। और लेकिन ये कि अच्छे म्यूजिशियंस यहाँ नहीं हैं, अच्छे कंपोजर्स यहाँ नहीं हैं, वो इंडिया से हायर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब हम म्यूजिक में मास्टर करते हैं तो कुछ लोग शायद अच्छा नहीं समझते, लेकिन अगर करियर काउंसलिंग के तहत, क्योंकि उनकी ज़रूरत है हमें फील्ड में, इसी तरह हमें आर्टिस्ट की ज़रूरत है। सही बात है। थिएटर में कोई एमफिल नहीं होता है, थिएटर में कोई मास्टर नहीं होता है। ये बात सही है। इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर हमें लोगों की ज़रूरत है। इंटरनेशनल रिलेशंस में स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होने चाहिए। इसी तरह और बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनका पता ही नहीं है लोगों को। तो अगर ये सारी की सारी फील्ड्स में ग्रेजुएशन होना शुरू हो जाए तो हमें जहाँ पे ग्रेजुएट्स चाहिए हम वहाँ पे ना सिर्फ उनको जॉब्स दे सकेंगे बल्कि दूसरे कंट्रीज को भी हम ऑफर कर सकते हैं कि हमारे पास इतने ग्रेजुएट्स हैं जो कि आपकी कंट्रीज को सर्व कर सकते हैं। सही जी। रिजवान साहब की मैं ये भी स्पेशलिटी सामने आपको बताता चलूँ कि रिजवान साहब के जोन से हैं वो अवार्ड्स भी इन्हें मिले हैं माशाल्लाह से। UN में जोन सा इनको वर्ल्ड आउटरीच अवार्ड्स जोन सा वो मिला है और उसके साथ CM यूथ एक्सीलेंसी अवार्ड इनको मिला है, यूथ आइकॉन अवार्ड इनको मिला है। तो ये सर माशाल्लाह से जब आप ये अवार्ड्स और सारी अचीवमेंट्स माशाल्लाह हम देखते हैं तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपको रोल मॉडल मानते हैं और महसूस भी कराते होंगे रिजवान साहब रोल मॉडल, ऐसा होता है? कुछ लोग महसूस करवाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि मैं किसी के लिए रोल मॉडल नहीं हूँ। मैं उनके जैसा ही हूँ, मैं उनके अंदर से ही हूँ। मैं कोई अलग से मैं कोई अलग से बंदा नहीं हूँ। मैं अभी भी रात चलते हुए अगर मुझे सड़क के ऊपर किसी के साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिले तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्या बात है। अगर हम कहीं 4 लोग या 5 लोग बैठ के खाना खा रहे हैं तो उसमें हम अगर कोई मांगने के लिए वाला आ जाता है तो हम उसको साथ बैठा के खाना खिला लेते हैं, तो उसमें हमें खुशी होती है। तो उसमें रोल मॉडल मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के लिए कोई बहुत बड़े स्टार बन गए हैं या लोगों से दूर रहना शुरू कर दें। तो रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास जो एक्सपर्टीज़ हैं जो मतलब हम कर रहे हैं उससे जितने लोग बेनिफिट ले सकते हैं वो ज़रूर लें। बहुत ज़रूर, उसको हम शेयर करना चाहते हैं जितने लोगों तक कर बहुत ज़बरदस्ती। अच्छा, साथ ही साथ में ये बताइए कि जब बाहर आप इस तरह आपका जाना हुआ दूसरे कंट्रीज़ में, आपके ख्याल में कौन सा ऐसा मुल्क था जहाँ पर आप उनकी यूथ को आइडलाइज करेंगे कि ऐसा पाकिस्तान की यूथ को होना चाहिए? अच्छा, उसमें मैं 2 कंट्रीज़ को करूँगा, एक जर्मनी को, अच्छा जी, और एक श्रीलंका को। अच्छा जी। जर्मनी में बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड लोग हैं, बहुत ज़्यादा,
अच्छा जी। और इसी तरह श्रीलंका में भी, श्रीलंका के सब लोग पढ़े लिखे हैं, हाँ। और लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है। दूसरा, हर बंदा जॉब पे है, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, उसके बाद एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बहुत सारा काम किया है। तो उसमें आइडलाइज करूँगा, मतलब यंगस्टर्स में वो पैशन है जो होना चाहिए। और अभी अगर हम श्रीलंका की यूथ मिनिस्ट्री को स्टडी करें तो वर्ल्ड की बेस्ट यूथ मिनिस्ट्री है, और सबसे ज़्यादा जो काम भी कर रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि जॉब्स की, तो वो जॉब्स ही प्रोवाइड करें यंगस्टर्स को। तो इसलिए मेरे ख्याल में मैं अगर मतलब देखूं तो मेरे लिए जो है वो जर्मनी, और जर्मनी में हर यूथ बहुत कम है, उनके इतने सारे यंगस्टर्स नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग शादी नहीं करते हैं। तो उनके पास जो है सेकंड जनरेशन ज़्यादा है यंग जनरेशन की बजाय। लेकिन ये है कि जितने यंगस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सिविलाइज्ड है और फोकस्ड हैं अपनी स्टडीज़ की और अपने मिशन की तरफ। और सिमिलरली साउथ एशियन होने के नाते मैं जी श्रीलंका को करूंगा। बहुत आला जी, बहुत और उसके बाद मेरे मुल्क के नौजवान जो हैं वो तो कमाल है, क्या कहना, वो तो जनाब बहुत ही आला है, ज़बरदस्त जी, जिनके लिए हम काम भी कर रहे हैं और जिनके लिए हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएं भी। बिल्कुल ऐसा ही है। सामीन, साथ रहिएगा मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह, और आज हमारे मंजिल के मुसाफिर हैं रिजवान अनवर साहब, ज़बरदस्त इंसान जिन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। इन्हीं की पसंद का एक ज़बरदस्त सा गाना सुनिए। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ये गाने की थोड़ी सी मुझे म्यूजिक। वेलकम बैक सामिन, मंजिल का मुसाफिर कासिम अली शाह आपके साथ, और ये आवाज़ है FM 98.6 की। सामिन, आप आज जो प्रोग्राम सुन रहे हैं रिजवान साहब के साथ, रिजवान साहब एक ज़बरदस्त इंसान है। रिजवान अनवर साहब ये मंजिल के मुसाफिर भी हैं और साथ ही साथ इतना काम इन्होंने किया। रिजवान साहब, मैं बताता चलूँ कि हमें बड़े शानदार हमारे एक दोस्त भी हैं और उनकी जॉब भी है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, तारिक बलोच सहराई साहब, उन्होंने बड़ा शानदार हमें मैसेज किया जी, भी अब तज़किरा भी कर रहे थे अब तज़किरा भी हो रहा था उनका, और तारिक साहब ने बड़ी हमें जो उनसे वो दुआएं दी हैं। मैं उन्हें प्यार से मुर्शद भी कहता हूँ, तो मुर्शद को लाइव भी हम जो उनसे शुक्रिया उनका अदा कर देते हैं। तारिक साहब, भी बहुत सारे फॉलोअर्स के मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत आला जी, बहुत आला, सब लोग सुन रहे हैं, बहुत आला, बहुत आला। अच्छा सामिन, आप हमारे क्योंकि प्रोग्राम को सुन रहे हैं, इसकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि हम फ्यूचर के विजन और प्लानिंग की बात करते हैं। तो रिजवान साहब, आप अगले सालों में क्या प्लान करते हैं, क्या देखते हैं, क्या करेंगे और क्या चीज़ें नई ऐड होंगी आपके मिशंस में और चीज़ों में? अच्छा, जो मेरा ज़ाती मिशन है उसमें तो ये है कि मुझे अगले आने वाले सालों में PhD करनी है। अच्छा जी। क्योंकि डॉक्टर बनना मेरा विजन है। और इसके अलावा ये है कि जो आने वाली चीज़ों में हम कहने जा रहे हैं, हम इन यंगस्टर्स के लिए जो करियर डेवलपमेंट सेंटर है उसको हम थोड़ा बड़ा करके यूथ सेंटर का नाम देना चाह रहे हैं। अच्छा। और पंजाब से स्टार्ट करेंगे, पंजाब के हर ज़िले में एक यूथ सेंटर ज़रूर बनाएंगे। उसमें क्या होगा, उसमें यह है कि जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए इंडोर एक्टिविटीज़ का अरेंज किया जाएगा, जिसमें क्या कहते हैं माइंड गेम्स होंगी, जिसके अंदर गेमिंग जोन्स होंगे, जिसके अंदर लाइब्रेरीज होंगी, जिसमें ई लाइब्रेरीज होंगी, जिसके अंदर सेशंस हुआ करेंगे, स्पेशली मोटिवेशन लेक्चर्स हुआ करेंगे, बहुत जरूरी, जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल सही। आज अगर हम यहाँ पे हैं तो बहुत सारे लोगों के मोटिवेशन लेक्चर की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। तो उससे क्या होगा, यूथ को ना हम लोग मोटिवेट किया करते रहा करेंगे वक्तन फवक्तन। उसका एक जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी डेवलप हो जाएगी। तो उसमें यह है कि वो यूथ सेंटर्स बनाएंगे। उसके साथ साथ ये है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से, जिस तरह मैं जाके नुमाइंदगी करके आऊँ, हर यंगस्टर को ये चांस मिलना चाहिए कि वो दूसरी जगहों पे जहाँ पे इंटरनेशनल फोरम्स हो रहे हैं वहाँ जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और जाके अपनी जो मतलब है विजन है वो शेयर करें, और जो मतलब जिस तरह से भी बेहतर तौर पर वो बोल सकते हैं या काम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और दूसरा, हम लोग एक जो विजन है, जो मतलब मेरे मेंटोर हैं मिस्टर रवि फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस, तो उन्होंने मुझे बताया था कि सेल्फलेस यूथ सर्विसेज, तो वो जो एक सेल्फलेस यूथ सर्विसेज है वो हम दूसरों को भी करना चाहते हैं कि वो लोग भी स्टार्ट करें उसके ऊपर। और यूथ का जो विजन होना चाहिए कि वो अपनी ज़ात को भलाए ताक रख के तो अपनी इंसानियत के लिए और अपने मुल्क के लिए और हर चीज़ के लिए काम करें। और स्पेशल उसमें जो चीज़ है वो है नेशनलिज्म को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा सही बात है जी, सही बात है। अच्छा सर, आपकी इंस्पिरेशन जैसे इकबाल के साथ है, यकीनन जना से भी आप इंस्पायर होंगे। जी बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारे जो ये रोल मॉडल्स हैं, जो मैं समझता हूँ रियल हीरोज़ हैं, जो फिल्मों की हीरो नहीं है, असल हीरो है, बिल्कुल इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा? क्या समझते हैं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन सही है? अच्छा, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। आज के कुछ बच्चों से पूछें कि बच्चों आपको पता है कि जना कब पैदा हुए, तो उनको शायद बहुत कम बच्चों को पता होगा, क्योंकि वो कार्टून नेटवर्क जनरेशन है। अब बात यह है कि 21 अप्रैल आने वाली है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा 21 अप्रैल को क्या होता है, ठीक है, इकबाल से मंसूब है। अब वहाँ पे ये है कि
हमारे जो टीचर्स हैं, जो जिस तरह हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि ये नेशनल डे है, इस डे पे ये हुआ, अब इतनी अवेयरनेस नहीं है। और अगर है भी तो बच्चों के ऊपर इन्होंने इतना बर्डन डाल दिया, पेरेंट्स ने भी और टीचर ने भी, कि बच्चे को ये मतलब ये जनरल नॉलेज में चीज़ें आती हैं, उसका इल्म ही नहीं है। और हमारे सिलेबस में जिस तरह होता था कि इन चीज़ों का बड़ा इस्तेमाल किया जाता था, स्कूल्स में बाकायदा तौर पर कोई तकरीरी मुकाबला होता था, मज़मून नवीसी का, पूरे दिन को बाकायदा तौर पर मनाया जाता था, मिल नगमे गाए जाते थे। अब ऐसा कोई मतलब नज़र नहीं आती है एक्टिविटी, क्योंकि टीचर्स को होता है जी हम अपने लेक्चर्स पूरे करें, और बच्चे को होता है जी हमने अच्छे ग्रेड्स देने हैं, और पेरेंट्स को होता है जी बस तुमने बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, और उन्होंने जिस सिलेबस में जो चीज़ें हैं बस उनको पढ़ना है, और जो जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं शायद उनको पता ही ना हो। तो ये अब मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ इससे। तो ये है कि उसने हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को थोड़ा सा मैं कसूरवार ठहराऊँगा कि अगर हमारे सिलेबस में इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मतलब बच्चे सीख सकते हैं। और ये मतलब ग्रास रूट लेवल से ज़रूरत है इसकी, स्पेशली जो प्ले ग्रुप, और मतलब यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उनको बताना शुरू करना चाहिए हमारी कौमियत क्या है। आज हमारे बच्चे ख़ानदान को परिवार बोलते हैं। हाँ, ये बड़ा अलमिया, वैसे बहुत बड़ा अलमी है। सही बात है। तो हो सकता है कि किसी हद तक मैं भी अच्छी उर्दू ना बोल सकूं। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे जाके हमें इंग्लिश में बोलना पड़ता है, और बहुत सारी जगहों पे जाके हमें क्या कहते हैं कुछ लोग उर्दू में सुनने के लिए तैयार नहीं होते, और कुछ जगहों पे कहा जाता है जी आपने स्पीच सिर्फ इंग्लिश में करनी है। उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, और जो हमारी सरकारी ज़ुबान है वो इंग्लिश है। तो अब उसमें देखें अगर हम उर्दू में लिखते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पे तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। तो बात वहीं पे उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो रियल हीरोज़ हैं, मतलब जिनकी वजह से आज हम पाकिस्तान में, उनके बारे में सबको नहीं पता है। आप इकबाल की बात कर रहे हैं, जना की बात करें, तो फिर भी किसी को पता होगा, सर सैयद अहमद खान का बहुत कम लोगों को पता है। क्या कुर्बानी है उनकी, सच्ची बात है उनका। और बहुत सारे चौधरी रहमत अली के बारे में हो सकता है किसी को पता ना। इस तरह के और बहुत सारे मतलब हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ किताब में ही पढ़ा है, उसके बाद कहीं नहीं देखा है। सही बात, ठीक है। बस रिजवान साहब, ये आपका सारा जो काम है यूथ के लिए, आप हमें आज बेशुमार गर्ल्स, लड़कियां भी सुन रही होंगी, फीमेल्स भी सुन रही होंगी, बिलखसूस वो लड़कियां जो स्टूडेंट हैं इस वक्त, आप क्या समझते हैं लड़कियों की पार्टिसिपेशंस भी आपके इवेंट में और एक्टिविटीज़ में उस तरह ही होती है जिस तरह मेल की है? अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ शेयर करूँगा और वो आपके लिए बड़ी शॉकिंग होगी। मतलब पॉजिटिव शॉकिंग होगी। हमारे प्रोग्राम्स में 80% लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा, उसके लिए ये है कि हम लोग जब जेंडर इक्वलिटी के लिए काम कर रहे हैं, या वुमेन पार्टिसिपेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम हमारी जो कोलैबोरेशंस हैं वो स्पेशली वुमेन कॉलेजेस के साथ हैं, और उसमें ये हम कर रहे हैं कि जितनी भी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो रही है वो फीमेल कॉलेजेस से ले रहे हैं। अच्छा, उसमें लोगों को ये लगता है कि सिर्फ लड़के ही काम कर सकते हैं। अब जब एक इवेंट, अभी हम इंटरनेशनल जर्नलिज्म कॉन्फ्रेंस का 2nd एडिशन करने जा रहे हैं, उसकी सारी से सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो है, मतलब डिफरेंट जो कमेटीज़ हैं, वो फीमेल की बनी हुई कमेटीज़ हैं। हम मेरी को चेयर है मिस माहा जमील, वो उनको चेयर कर रही हैं सारी की सारी जो वुमेन की कमेटीज़ हैं। और मतलब मैं हैरान हूँ कि जो मतलब लड़कों से ज़्यादा काम करती हैं वो लड़कियाँ करती हैं, मतलब फोकस्ड होके, इंटेलिजेंस का। और आज के दौर में तो मुझे ये भी नहीं पूछना पड़ता है कि क्या फ़लाँ जगह पे मतलब किसी को स्पीकर को इन्वाइट करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आप खुद जा सकते हैं अकेले? तो उनका होता है कि जी हाँ हम जा सकते हैं, मतलब ये पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब आप वो अगर कहना कि शाना बशाना काम कर रहे हैं तो वो बात गलत नहीं होगी। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सामीन, आपने आज हमारा प्रोग्राम सुना मंजिल का मुसाफिर, और आज मंजिल का मुसाफिर रिजवान अनवर साहब थे। रिजवान अनवर साहब चेयरमैन है यूथ रेवोल्यूशन कमेटी के, और साथ ही साथ बहुत सा इन्होंने काम किया है यूथ को मोबिलाइज़ करने, कैपेसिटी बिल्डिंग में, यूथ की सर्विसेज में। पाकिस्तान का असल सरमाया यूथ है, उसके लिए बहुत कुछ इन्होंने किया। आपने इनके अफकार को, इनके ख्यालात को, इनकी सर्विसेज को सुना। मैं तारीफ़ भी करता हूँ, और सच्ची बात है, मैं आपको भी दावत देता हूँ कि हमें एक रिजवान अनवर की ज़रूरत नहीं, हमें बहुत से रिजवान अनवर चाहिए। ऐसा है रिजवान साहब के? नहीं, हमें बहुत से लोगों को एक्टिव करना है। इस माशरे में बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, सही जी। और मुझे उम्मीद है कि और भी होंगे इंशाल्लाह। आप जैसे अच्छे लोग, और मैं बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलता हूँ। जी हाँ, सही जी। तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा। रिजवान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपने हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, और हमारे सामने ने बहुत कुछ आपसे सीखा। सामीन, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज की फ़ीडबैक आप मैसेज कर सकते हैं मुझे 0333431781 पे। रिपीट किया देता हूँ, 0333431781 आप हमें मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आखिर में एक बात, और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और आपको पल्ले बांधनी पड़ेगी, वो ये कि ज़िंदगी जोन सी है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फोकस है। हम बहुत कुछ देख रहे होते हैं,
लेकिन जो देखने की चीज़ है उसे नहीं देख रहे होते। हम बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं लेकिन जो करने का काम है वो नहीं कर रहे होते। हम बहुत कुछ सुन रहे होते हैं लेकिन जो सुनना चाहिए उसे नहीं सुन रहे होते। हम बहुत चल रहे होते हैं लेकिन जिस रास्ते पे चलना चाहिए उस रास्ते पे नहीं चल रहे होते। आज का प्रोग्राम रिजवान अनवर साहब के नाम और साथ ही साथ फोकस के नाम कि आपको ज़िंदगी में फ़ोकस करना है और फोकस करके अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। She like the drama, yeah, she a sexy mama, and when she dance, everybody go. You know she like the drama, yeah, she a sexy mama.